हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्वनी कुमार अश्वनी क्लासेस से। और आज हम बात करने वाले हैं भौतिक राशियों के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। ठीक है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे और वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। भौतिक राशियाँ पदार्थ के वे गुण हैं जिनका मापन किया जा सकता है। ठीक है, हम इनका मापन कर सकते हैं तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, हम उसका माप भी कर सकते हैं और उसको संख्या द्वारा व्यक्त भी कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग दिशा एवं परिमाण के आधार पर। तो बच्चों, ये परिमाण ही लिखा है, आप ठीक पढ़ रहे हैं। परिणाम नहीं लिखा है। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, लेकिन परिमाण का मतलब होता है संख्या। ठीक है, कोई भी संख्या। दिशा एवं परिमाण के आधार पर इसमें आता है अदिश राशि और सदिश राशि। ठीक है, दूसरा है मापन या मात्रक के आधार पर। उसमें पहला आता है मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। ठीक है, इस वीडियो में हम सदिश और अदिश के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे डेफिनेशन से। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये जानने में दिक्कत होती है कि अदिश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में और सदिश को क्या बोलते हैं, तो इसकी बहुत ही आसान सी ट्रिक है। ठीक है, जिसके आगे सा आता है उसको आपको साथ में नहीं रखना। ठीक है, सदिश में आगे सा आता है और स्केलर में आगे सा आता है, अगर मैं इसको हिंदी में लिखता हूं तो। ठीक है, तो इनको आपको साथ में नहीं रखना है। ठीक है, तो अदिश क्या हो गया स्केलर, सदिश क्या हो गया वेक्टर। ठीक है, शुरू करते हैं डेफिनेशन से। ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, अदिश राशियां वो होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, मतलब कि मैग्नीट्यूड, मतलब कि संख्या। ठीक है, जैसे कि दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय आदि। अब देखते हैं सदिश के बारे में। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जैसे बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता आदि। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं इनमें अंतर। तो इस तरफ हमारी सदिश राशियां हैं और इस तरफ अदिश राशियां हैं। पहला अंतर, इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर हमको सदिश राशियों को व्यक्त करना है तो हमें संख्या भी चाहिए होगी, मतलब परिमाण भी चाहिए होगा और दिशा भी चाहिए होगी। ठीक है, दूसरी ओर अदिश राशियों में इनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। सिर्फ संख्या चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। दूसरा, इन राशियों को बीजगणितीय नियमों द्वारा हल नहीं करा जा सकता। ठीक है, जो गणित के नियम होते हैं 2+2=4, उन नियमों से हम इनको हल नहीं कर सकते। इनको हल करने के लिए अलग से नियम बनाए गए हैं, उस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरी ओर अदिश राशियों में इन राशियों को बीजगणितीय नियमों द्वारा हल करा जा सकता है। ठीक है, 2+2=4 इनको हम ऐसे हल कर सकते हैं। तीसरा, दो सदिश राशियों का गुणनफल अदिश या सदिश हो सकता है। ठीक है, अगर हम दो सदिश राशियों को गुणा करते हैं तो उनके जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा वो या तो अदिश होगा या फिर सदिश होगा। लेकिन अदिश राशियों में अगर हम दो अदिश राशियों का गुणनफल करते हैं तो वो सदैव अदिश होता है। ठीक है, कभी भी उसका आंसर अदिश नहीं आएगा। चौथा, इनको व्यक्त करने के लिए विशेष निरूपण की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन राशियों के ऊपर, सदिश राशियों के ऊपर एक तीर का निशान लगाना होता है जो दिखाता है कि ये दिशा के साथ हैं। और दूसरी ओर अदिश में इनको व्यक्त करने के लिए निरूपण की आवश्यकता नहीं होती, इनमें सिर्फ नंबर्स लिख देते हैं और इसके ऊपर कोई निरूपण, कोई विशेष निरूपण, कोई भी निशान नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सदिश राशियों में विस्थापन, वेग, संवेग आदि आते हैं और दूसरी ओर अदिश राशियों में दूरी, चाल, द्रव्यमान आदि आते हैं। ठीक है, अब जानते हैं इनको और आगे समझने का प्रयास करेंगे दूरी और विस्थापन के माध्यम से। ठीक है, शुरू करते हैं। दूरी किसे कहते हैं, पहले ध्यान से समझेंगे। किसी दिए गए समय अंतराल में, ठीक है, आधे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज कि दिए गए समय अंतराल में क्या होता है। तो बच्चों, ये आपको खुद ही मानना होता है।
कोई बच्चा 2 मिनट भी मान सकता है, 2 घंटे भी मान सकता है और 2 दिन भी मान सकता है। ठीक है, तो किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, जिस बच्चे ने 2 मिनट माना है वो 2 मिनट तक चलेगा, जो उसने लंबाई तय की उसे क्या बोलेंगे, दूरी। जो बच्चे ने 2 घंटे माना है वो 2 घंटे चलेगा, और जो उस 2 घंटे में उसे लंबाई तय करी है उसे दूरी बोलेंगे। ठीक है, जिसने 2 दिन माना है वो 2 दिन चलेगा, जो उसने 2 दिन में लंबाई तय करी उसे दूरी कहेंगे। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, इसके लिए कोई दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। वो कैसे? अगर मैं कहता हूं कि हमें 2 किलोमीटर चलना है, तो ये 2 किलोमीटर मैं किसी भी दिशा में चल सकता हूं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम। ठीक है, ये आंकड़े मेरे लिए पर्याप्त हैं कि मुझे 2 किलोमीटर चलना है। अगर दिशा नहीं लिखा है तो वो दूरी है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे दिशा लिखा होता है कि 2 किलोमीटर उत्तर में, जैसे बिंदु ए यहाँ है, बिंदु बी यहाँ है, बिंदु सी यहाँ पे है। ठीक है, अगर कोई मेरे से कहे कि 2 किलोमीटर उत्तर में चलना है, तब आप बिंदु बी पर पहुंच जाएंगे, तो मुझे 2 किलोमीटर उत्तर में ही चलना होगा, तभी मैं बिंदु बी पर पहुंचूंगा। लेकिन अगर मैं चलता हूं पूरब की तरफ तो मैं बी पर नहीं पहुंचूंगा। ठीक है, इसे बोलते हैं विस्थापन। हमें उसी दिशा में और उतना किलोमीटर चलना होगा क्योंकि इसमें दिशा होती है। ठीक है, देखते हैं। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित दिशा में, यानी दिशा में, यहाँ पे क्या था, उत्तर था ना हमारे एग्जाम्पल में, तो एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को, अब लंबवत मतलब क्या है? लंबवत मतलब होता है न्यूनतम। न्यूनतम कैसे होता है देखते हैं। यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है। ठीक है, अगर मैं बिंदु ए से बिंदु बी पर कुछ इस प्रकार जाता हूं तो ये लंबवत नहीं है, तो ये न्यूनतम भी नहीं है। और अगर मैं इस प्रकार जाता हूं तो ये भी न्यूनतम नहीं है। अगर मैं इस प्रकार जाता हूं तो ये भी न्यूनतम नहीं है। न्यूनतम कौन सी होगी? जो लंबवत होगी। लंबवत का मतलब क्या होता है कि वो 90 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, तो 90 डिग्री कोण यहाँ बनेगा जो लंबवत होगा। ठीक है, और यही दूरी न्यूनतम होगी। ठीक है, आप प्रयोग कर सकते हैं। आप ऐसा ही ड्राइंग कीजिए अपने पेज पे, और एक लाइन को ऐसे इस तरह से काटिए, और एक लाइन को इस तरह से काटिए, और एक लाइन को लंबवत काटिए, और स्केल से नापिए। जो न्यूनतम दूरी होगी वो लंबवत दूरी होगी। ठीक है, आपको इससे और क्लियर होगा। आगे चलते हैं। विस्थापन क्या होती है? सदिश राशि होती है क्योंकि इसके अंदर दिशा होती है। ठीक है, और विस्थापन धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। वो कैसे होगा हम आगे देखते हैं। ठीक है, और दूरी होती है वो धनात्मक होती है। ठीक है, कोई भी अदिश राशि ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी एक अंतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो और समझेंगे कुछ दूरी और विस्थापन के बारे में। अगर कोई व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी पर गया, सी पे गया, फिर डी पे गया, ई पे गया, फिर एफ पे गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से चला, तो इस रास्ते का, इस मार्ग का जो विस्थापन होगा वो कितना होगा? 2 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि न्यूनतम दूरी क्या है? जो लंबवत है वो क्या है? वो 2 किलोमीटर है सिर्फ। ठीक है, लेकिन जो दूरी है वो कितनी होगी? तो जो जो रास्ते वो चला है हम उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, कितना हो गया ये? 4 और 4 8, 8 और 10, 10 और 4 14, 14 किलोमीटर। ठीक है, ये है दूरी। यहीं पे अगर कोई व्यक्ति इसी मार्ग पर चलकर वापस बिंदु ए पर आ जाए तो यहाँ पे दूरी कितनी होगी? 16 किलोमीटर। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे, 4 और 4 8, 8 और 8 16। ठीक है, लेकिन यहीं पे विस्थापन क्या हुआ? अब बिंदु ए से कोई व्यक्ति वापस बिंदु ए पर आ गया है, तो वहां पे लंबवत दूरी तो कुछ बची ही नहीं, तो ए पर जो व्यक्ति था वो ए पर ही खड़ा हुआ है, तो विस्थापन शून्य हो गई। अब इसी प्रकार देखते हैं ऋणात्मक कैसे होती है। सपोज कीजिए ये एक मार्ग है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। कोई व्यक्ति बी पर खड़ा हुआ है, उसे जाना है बिंदु सी पर, लेकिन क्या हुआ? वो बिंदु सी पर जाके और बिंदु ए पर वापस आ गया। ठीक है, ये भी 2 किलोमीटर था, ये भी 2 किलोमीटर था। ठीक है, तो
जो दूरी है वो कितनी होगी, पहले यहाँ से व्यक्ति यहाँ पे गया 2 किलोमीटर, फिर वहाँ से यहाँ पे आया, ठीक है। पहले व्यक्ति बी से सी पे गया 2 किलोमीटर, फिर सी से बी पे आया 2 किलोमीटर, फिर बी से ए पे गया 2 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर क्या हो गई, दूरी हो गई। लेकिन विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन हुआ -2 किलोमीटर, ठीक है। कैसे, व्यक्ति बिंदु बी पर था, जाना था बिंदु सी पर उल्टा चला गया 2 किलोमीटर, तो -2 किलोमीटर, ठीक है। अब उसे बिंदु सी पर जाने के लिए 4 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा, और पहले ये 2 किलोमीटर था, तो इसलिए -2 किलोमीटर, ठीक है। वो भी पूर्व दिशा में करना पड़ेगा, इसमें दिशा भी है ना। अगर उल्टा गया तो और माइनस में हो जाएगा, इसलिए विस्थापन नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये सदिश और अदिश राशियों के बीच में अंतर समझने के लिए बहुत ही फेमस ट्रिक है, ठीक है। सदिश राशियों में वा आता है, ठीक है। सदिश राशियों में वा आता है और अदिश राशियों में वा नहीं आता है। तो जैसे विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग, त्वरण, कोणीय वेग, ठीक है, वेग, चुंबकीय तीव्रता, तीव्रता में वा आता है, ठीक है, सब में वा आता है। तो वो होती है सदिश राशियां। जिसमें वह नहीं आता वो होती है अदिश राशियां। दूरी, चाल, द्रव्यमान, द्रव्यमान में आधा वह आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। कुछ चीजें हैं जिनमें वह आता है, उसे हमें ध्यान रखेंगे। जैसे द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, समय हो गया, ऊर्जा है, तापमान है, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा, ये वाली बात बहुत याद रखनी है। विद्युत धारा और दाब दोनों क्या होते हैं, विद्युत धारा और दाब दोनों क्या होते हैं, अदिश राशियां होती हैं, ठीक है। विद्युत धारा और दाब क्या होती है, अदिश राशियां होती हैं, ठीक है। जो दाब होता है ये बल के अंदर आता है, ठीक है, बल का एक भाग है दाब, तो ये हम अगली वीडियो में समझेंगे। फिलहाल के लिए ये समझते हैं कि विद्युत धारा और दाब क्या होता है, अदिश राशि में आता है। इसके अलावा क्षेत्रफल भी आता है अदिश राशियों में, ठीक है। ये भी एक याद है, यही बहुत पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो होगी हमारी कि सदिश राशियों का गुणनफल कैसे करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।